ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीवन का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीवन का कोई विकल्प नहीं होता। आदरणीय व्यूअर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस पैंडेमिक के अंदर अपने घरों के अंदर सुरक्षित हैं, और मेरी इस वीडियो को फर्स्ट नोटिफिकेशन लेने के लिए आप सभी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ सम रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सम related aggregates of national income. Okay, so firstly I will tell you what do you mean by national income. National income is the sum total of factor income. Factor income एक key term है students, so I underline this word factor income, okay, which is earned by, जो किसने कमाई है, normal resident ने, of a country during an accounting year. During an accounting year. Okay, I will clear you what is the meaning of these three terms. Very first is factor income, second one is normal resident, and third one is accounting year. National income एक sum total है factor incomes का, जो कि normal resident ने कमाई है एक accounting year के अंदर, लेकिन इसके अंदर ट्रांसफ़र इनकम नहीं है। इस बात को आप इंश्योर कर लीजिएगा कि इसके अंदर कोई ट्रांसफ़र इनकम नहीं है। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंट्रप्रेन्योर। इनको इनकम कौन सी मिलती है, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, या फिर हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन कंपनसेशन, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यू नो। कैपिटल को इंटरेस्ट और एंट्रप्रेन्योर को प्रॉफिट। ओके, लैंड के ऊपर रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंट्रप्रेन्योर को प्रॉफिट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, नॉर्मल रेजिडेंट होता है जो एक कंट्री के अंदर 182 डेज़ कंप्लीट करता है किसी भी कंट्री में, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में ही होना चाहिए। वेरी फर्स्ट कंडीशन इज़ 182 डेज़ फुलफिल 182 days residing in any country, and second one is his economic interest lies in that country. Okay, and third one, accounting year. Accounting year starts from the 1st April and ends on the 31st March. So this is the full-fledged definition of national income. ये national income की full-fledged definition है बेटे। Okay, next one is transfer income. अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होती है। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होती चिल्ड्रन। तो ट्रांसफ़र इनकम होती क्या है, ट्रांसफ़र इनकम अर्न इनकम है, अर्नड गैर कमाई हुई, इंक्लूडिंग जैसे अगर हम किसी को कैश गिफ्ट में दे देते हैं, स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को एज ए हेल्प करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़र इनकम विच कैन नॉट बी रिफंडेबल, जो रिफंड नहीं की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़र इनकम। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नॉर्मल रेजिडेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे, यहाँ पर ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 182 डेज़ कंप्लीट करता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के अंदर लाई करता है। चलिए नेक्स्ट वन, डोमेस्टिक इनकम, जो देश के अंदर रहकर कमाई गई है, किसी भी कंट्रीज़ की सीमाओं के अंदर रहकर कमाई गई है, डोमेस्टिक इनकम बनती है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी इससे बिल्कुल डिफ़र है। डोमेस्टिक टेरिटरी और डोमेस्टिक इनकम दोनों आपस में डिफ़र हैं। कैसे, ये एक इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब सीमा, ये किसी देश की सीमाएं हैं। ओके, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाएंगी डोमेस्टिक इनकम को अर्न करने के लिए। ओके, ये एक इकोनॉमिक टेरिटरी है कंट्री की, इकोनॉमिक मतलब विच इज़ कंसर्न विद मनी, टेरिटरी मतलब सीमाएं, ये देश की इकोनॉमिक टेरिटरी है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अब आ रही है नेशनल इनकम। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ नेशनल इनकम, NNPFC। ओके, जैसे एक स्टूडेंट के स्कूल का नाम है रोहित और उसके घर का नाम है मन्नू, यू नो, दैट इज़ कॉल्ड एज द अनदर नेम ऑफ नेशनल इनकम इज़ NNPFC, द निक नेम ऑफ नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम कैसे आएगी, डोमेस्टिक इनकम
प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। डोमेस्टिक मतलब जो हमने अपने कंट्रीज़ के अंदर कमाई है, और सेकेंडली जो बाहर से हमें अब्रोड से आई है, दोनों को अगर हम एडअप कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम जो हमने किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर कमाई है, इसके अंदर अगर हम फैक्टर इनकम अब्रोड से प्लस कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नेशनल इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। एक देश के अंदर कितनी चीज़ें बन रही हैं टोटल, एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बन रही है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर से, चाहे वो टर्शरी सेक्टर से। इट इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं, सब्सिडीज़ भी होती हैं, और डेप्रिसिएशन भी होता है। तो अनदर नेम क्या होते हैं डेप्रिसिएशन के? अनदर नेम, डेप्रिसिएशन को हम किन नामों से बुलाते हैं बेटे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर कई बार आया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन के अनदर नेम क्या क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डोंट फॉरगेट इट बेटे, इसीलिए मैंने इसको एक बबल के अंदर कर दिया है। डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अब आ रहा है एनडीपी एमपी। एनडीपी एट एमपी, तो जीडीपी एमपी हमने पीछे कर ही लिया है। जीडीपी एमपी हमने ये किया है एमपी, ओके। जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, जो किसी भी देश के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल है। इनमें से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो एनडीपीएमपी आ जाएगा। एन स्टैंड्स फॉर द नेट, ओके। और फैक्टर इनकम क्या होती है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारी अपनी लागत, प्रोडक्शन को तैयार करने की अपनी लागत कितनी है, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। नाउ द क्वेश्चन रेज फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, 3 मार्क क्वेश्चन आता है इनमें से। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट द करंट प्राइसेस। और इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। अब रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी इज द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसका फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? रेशो होती है दोनों की, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे, इनका याद रखना है, इनका एक न्यूमेरिकल यहाँ इस पोर्शन में से 3 मार्क्स का लाजमी आएगा एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन आ रहा है जीडीपी और वेलफेयर क्या होता है? अगर जीडीपी के साथ हमारा वेलफेयर मतलब भला कैसे होगा? अगर जीडीपी ज़्यादा होगा चिल्ड्रन तो आउटपुट ज़्यादा होगा। आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा लोगों को। एम्प्लॉयमेंट जब लोगों को मिलेगा तो उनके पास इनकम आएगी, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं, और अगर इन्वेस्टमेंट हो गई तो जीडीपी फिर से हो जाएगा। इसको बोलते हैं वेलफेयर, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन वेलफेयर। अगर जीडीपी इंक्रीज़ करेंगे तो आउटपुट इंक्रीज़ होगा। आउटपुट इंक्रीज़ होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों के पास इनकम जाएगी, इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और फिर से जीडीपी हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका वेलफेयर चिल्ड्रन तब टूट जाता है जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है। जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, अगर रिचर सेक्शन के लिए लग्जरीज गुड्स बन रही हैं, पुअर सेक्शन को खाने के लिए फूड भी नहीं मिल रहा है, यानी कि डेप्रीवेशन हो रहा है, तो जीडीपी वहीं पर मीनिंगलेस हो जाएगा। जीडीपी वहीं पर क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जितनी हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करेंगे उतना जीडीपी अंडर एस्टिमेशन में आ जाता है, क्योंकि हम उसका प्रॉपरली, बच्चे क्या होता है, हम उसका प्रॉपरली एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए जीडीपी मीनिंगलेस। एक्सटर्नलिटी, जीडीपी के अंदर बैड इफेक्ट्स नहीं आते जब तक हम किसी का प्राइस नहीं पे करेंगे। लाइक एनवायरमेंट पॉल्यूशन, एनवायरमेंट अगर तुम पॉल्यूट कर रहे हो, अगर तुम उसके लिए पेनल्टी पे नहीं करोगे तब तक वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए वो मीनिंगलेस हो जाएगा। सो दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। एंड द लास्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेटे इस बेसिक के ऊपर कि इस टॉपिक में से बताओ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अंदर बेटर कौन सा है, दोनों में से बेटर कौन सा है? तो रियल जीडीपी इज़ बेटर चिल्ड्रन, बिकॉज इट शोज द रियल पोजिशन ऑफ द कंट्री एंड इट डज नॉट शो द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस, ठीक है। रियल जीडीपी एक ऐसा जीडीपी होता है जो ट्रू पोजीशन कंट्री की शो करता है, ओके, और इसके अंदर प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होती। तो कौन से ईयर को सबसे अच्छा माना गया? 11-12 को, क्योंकि इस ईयर के अंदर प्राइस से लेकर प्राइस फ्लक्चुएशन वेरी नॉमिनल थी, ओके, इसीलिए इसको बेस ईयर माना गया। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, जीडीपी एमपी को हम लोग एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम
कैसे कन्वर्ट करते हैं? नेशनल इनकम। तो जी मतलब ग्रॉस, ग्रॉस से नेट पर आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे बेटे, और डेप्रिसिएशन के अनदर नेम आप सबको पता है, मैंने आपको बताए थे। डेप्रिसिएशन के अनदर नेम क्या होते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कोर्स। आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी आ सकता है ये। आगे चलते हैं। ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक, डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, पी तो पहले ही पी है, पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम इनकम भी बोलते हैं। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट यानी कि इनकम भी बोलते हैं, इसको इनकम भी बोलते हैं इसको। ओके, कई लोग एमपी से एफसी पर आने के लिए यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़, और इनका कलेक्टिवली नाम है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इनका कलेक्टिवली नाम है, इन दोनों का कलेक्टिव नेम है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर उल्टा चलना है, रेसिप्रोकल करना है, तो साइंस उल्ट जाएंगे। एफसी पे एमपी पे आने के लिए ये प्लस, ये माइनस, नेशनल से डोमेस्टिक पर आने के लिए ये माइनस, और नेट से ग्रॉस पर आने के लिए ये प्लस। रेसिप्रोकल हो जाएंगे चिल्ड्रन साइन के भी। ओके, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में। जीडीपी एफसी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और एनडीपी एमपी आपने बनाना है। तो देखिए बेटे, जी मतलब यहाँ पर देखिए ग्रॉस। ओके, ग्रॉस से नेट पर आने के लिए क्या करना था? ये ग्रॉस से नेट है ना, तो माइनस डेप्रिसिएशन। डी तो पहले ही डी है, पी पहले ही पी है, और एफसी पे एमपी पर। अब एमपी से एफसी पर नहीं आना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टिव नेम था ना इनका, जिनको कलेक्टिव नेम को माइनस इनडायरेक्ट टैक्स था ना, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन, ये था आपका चैप्टर नंबर 3। मेरे इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कीजिए, और अपने लवली कॉम्प्लीमेंट्स बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो